पान डॉक्टर नबीहा अली खान, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। क्योंकि एक तो मौसम इस तरह का है कि जाहिर है आपने अपना ख्याल भी रखना है। दूसरे ये वबा जो कोविड-19 की सूरत में हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, इससे हिफाजत भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी, सियासी सरगर्मियाँ जिनको जानने के लिए आपके लिए मैं ये मॉर्निंग शो लेकर आती हूँ टीवी टुडे की इस स्क्रीन से। जाहिर है कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, सोशली लोगों के क्या मसाइल हैं, आला हुकाम तक किस तरह हमने आपकी आवाज़ पहुंचानी है, ये तमाम चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि इस मॉर्निंग शो में आपके लिए पेश करें। लेकिन इसके साथ साथ आपकी सेहत, आपका खुश रहना और आपके लिए जो है वो तमाम वो चीज़ें जो आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हों, या हम दूसरे काइंड ऑफ सेंस में ये कह लें कि आपके लिए इफेक्टिव हो, वो चीज़ें भी जो है वो हम प्रोग्राम में जो है वो शामिल करते हैं। इसमें नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ भी होती हैं, इसमें हम जो है वो आपके साथ सियासी तज्जिया भी शेयर करते हैं। और आजकल जिस तरह सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो अरूज पर है, जिस तरह आपने देखा कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का दौरा कराची जो कि बहुत अहमियत का हामिल है, वहाँ जाना, उनका मुलाकात करना और फिर जो है वो हुकूमत को एक धचका भी लगना, जहाँ पर आपको पता है कि अख्तर मेंगल साहब के हवाले से जो है वो बड़ी ख़ास चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं कि मेंगल छोड़ गए हुकूमत, लेकिन फिर भी हुकूमती कहते हैं कि हुकूमत फिर भी मजबूत है। अब ये किस हद तक मजबूत है ये तो हम जो है वो आगे अपने प्रोग्राम में जो है वो इसको जब आपके साथ शेयर करेंगे तो वो जानेंगे। लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी भी हुकूमत से खुश नज़र नहीं आते। ये बातें काफ़ी अरसे से काफ़ी तज्जियाकार काफ़ी लोग जो है वो हमारे प्रोग्राम में भी कर चुके हैं, इस प्लेटफॉर्म से भी कर चुके हैं, और दूसरे हम भी ये बात जो है वो बार बार दोहरा रहे हैं कि क्योंकि हिकमत अमली कुछ वाजिया नहीं है हुकूमत की, इसी वजह से कुछ क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो सामने नजर आ रही है। अब ये मेंगल जो छोड़ गए हैं और उसके बावजूद भी जो है वो हुकूमत मजबूत नजर आ रही है, इसके हवाले से जनाब अपडेट्स भी मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। पहले चलते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ, न्यूज़ की तरफ, जो कि मेंगल साहब के हवाले से ही है कि बीएनपी मेंगल का हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान। झंडा लगाने से कोई मुहिब्बे वतन नहीं बन जाता, अख्तर मेंगल साहब ने ये कह दिया है। वो कहते हैं कि मेरा जो इत्तेहाद हुकूमत के साथ था वो ख़त्म है, और ये ऐलान उन्होंने कौमी असम्बली में किया। कहा, ऐवान में मौजूद हैं, अपनी बात करते रहेंगे, अफसोस यहाँ कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। वफाकी हुकूमत ने हमें क्या दिया है, और बलूचिस्तान आपका कर्जदार नहीं, हिसाब कर लें तो आपका एक एक बाल बलूचिस्तान का कर्जदार होगा। बलूचिस्तान को 10 अरब रुपए का पैकेज नहीं बल्कि छोटा सा पैकेट दिया गया है। उन्होंने पैकेज को छोटा सा जो है पैकेट कर दिया है कि ये पैकेज नहीं है, ये सिर्फ पैकेट है। और अख्तर मेंगल साहब की ये बात सामने आना कोई किसी भी जो है वो ख़ास बात से कम नहीं है कि उन्होंने साफ और वाज़ेह अल्फाज में जो हुकूमत को ये कह दिया है कि हुकूमत जो ये कर रही है, हम आपके कर्जदार नहीं हैं, आप हमारे कर्जदार हैं। तो अख्तर मेंगल साहब के जाने के बाद जो है हुकूमत को जो ये धचका लगा है, इसके बाद सियासी गहमा गहमी और मजीद तेज़ हो गई है। दूसरी पार्टियों ने जो है वो अख्तर मेंगल साहब से राब्ते जो है वो तेज़ कर दिए। इसके हवाले से भी मैं आपको अपडेट करूंगी, लेकिन टुडे स्टोरी में नेक्स्ट अपनी न्यूज़ की तरफ जनाब चलते हैं। और नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि पंजाब में सियासी धमाके का प्लान तैयार हो चुका है। नवाज तरीन मुलाकात की कोशिशें जारी हैं। जी हाँ, है ना इंटरेस्टिंग खबर आपके लिए, और ये खबर आप कल से जो है वो टीवी स्क्रीन पर सुन ही रहे होंगे, लेकिन अभी यहाँ पर स्पेशली आपके लिए जो है वो ये न्यूज़ ये है कि नवाज शरीफ ने मुलाकात को जहांगीर तरीन के एतराफ़ से मशरूत कर दिया है। और पंजाब में बड़े सियासी धमाके के लिए लंदन प्लान तैयार हो गया है। जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की मुलाकात कराने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। नवाज शरीफ मशरूत मुलाकात पर राजी तो हो गए हैं, लेकिन जहांगीर तरीन 2018 के इंतखाबात के बारे में मीडिया पर बताएं, इकरार करें, वो पीटीआई की हुकूमत बनवाने के लिए इस्तेमाल हुए। नवाज शरीफ की ये शर्त भी लाजिम और मलजूम जो है वो करार दे दी गई है। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं तो इस बात पर जो है वो उनसे मुलाकात करूंगा कि सबसे पहले वो इस चीज़ को माने कि पीटीआई की हुकूमत बनवाने के लिए उनको इस्तेमाल किया गया है। उनका जाहिर है कि पैसा इस्तेमाल हुआ, सारा जितने जलसे हुए, जितने और मामलात हुए, और वो हमेशा से जहांगीर तरीन साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के जो है वो इस तरह के दोस्त हैं कि जो बचपन से उनके जो है वो साथ हैं, बहुत अरसा पहले से। और इसको अगर जो है वो बहुत ही क्लोज आप रिलेशन कह लें, फैमिली रिलेशन कह लें, तो ऐसा रिलेशन है। अब अगर नवाज शरीफ साहब से इनकी मुलाकात करवाई जा रही है, नवाज शरीफ साहब की ये शर्त सामने आ रही है, तो ये भी हुकूमत के लिए किसी धचके से कम नहीं है। हम अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं जनाब, और नेक्स्ट खबर यह है कि सूबों से यकसा ताउन कर रहे हैं वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब। कहते हैं मुराद अली शाह इत्तफाक करते हैं, बिलावल कुछ और कह देते हैं।
वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब का बयान सामने आया है कि वफाक तमाम सूबों के साथ यकसा ताउन कर रहा है। मुराद अली शाह इजलास में इत्तफाक करते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो बाद में कुछ और कहना शुरू कर देते हैं, अपना बयान ही बदल देते हैं। सूबों की पूरी मदद कर रहे हैं, एक एक चीज़ पे सूबों को साथ लेकर चलेंगे। और वजीर आजम की कराची में ये मीडिया से गुफ्तगू हुई है। उन्होंने स्पेशली शायद वो कराची गए ही इसीलिए हैं कि वो लोगों को ये बताना चाहते थे कि हम हर सूबे के लिए जो है वो यकसा काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सिंध की तरफ से बहुत सारी आवाज़ें ऐसी आ रही थी और बताया ये जा रहा था कि सिंध वालों को जो है वो वफाक वाले जो है वो पूछ ही नहीं रहे हैं, तो हुकूमत जो है वो सिंध की हुकूमत के साथ बिल्कुल जो है वो कोऑपरेटिवली चलने के लिए तैयार नहीं है। तो वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने कराची का ये दौरा करके साबित किया है कि हम तमाम सूबों के साथ यकसा और बराबरी का जो है वो सलूक कर रहे हैं। कोई सूबा ये ना समझे कि हम उसके साथ जो है वो सही चलने के लिए तैयार नहीं है। ये अलल ऐलान उन्होंने जो है वो तमाम मीडिया के सामने जो है वो ये बात की है। और बात भी इसी तरह होनी चाहिए कि एक वफाकी हुकूमत जो है, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, उसको तमाम सूबों को जो है वो एक ही तरह ट्रीट करना चाहिए। पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, जाहिर है कि ये पाकिस्तान के दिल हैं, हिस्से हैं, तो इनको ऐसे ही डील करना चाहिए। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं जनाब। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, भारतीय जारियाना अज़ाइम का जायजा लिया गया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्फ्रेंस है। इसमें जो भी भारत की तरफ से जाहिरियत की जा रही है उस हवाले से जो है वो कोर कमांडर कहते हैं कि भारत की दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत बेनकाब कर देंगे। और ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं कि भारत की दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत बेनकाब करते रहेंगे। पाक अफवाज का अज़्म है ये, और पाक फौज हमेशा से जो है वो अपने मुल्क के दिफा के लिए हर जगह खड़ी है। हर बॉर्डर पे हर जगह हमारे सिपाही जो हैं वो भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो है वो खड़े हैं। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारतीय जारियाना अज़ाइम का जायजा लिया गया है। पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया है। इजलास में अफगान अमल पर मस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान भी किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जिसकी फुटेजेस भी आप जो है वो हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कोर कमांडर ने कह दिया है कि भारत की दहशतगर्द तंजीमों को हम बेनकाब करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी भारत की तरफ से जो है वो LOC की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जो भारतीय तंजीमें काम कर रही हैं, तमाम चीज़ों को जो है वो हाईलाइट जो है वो हमारी पाक फौज जो है वो करती रहेगी। एक बहुत ही अहम लेकिन दुख भरी खबर, जो बहुत ही ख़ास खबर है, हमारी एक बहुत अहम शख्सियत, बहुत ख़ास शख्सियत कि जिनके लिए ये अल्फाज अगर मैं इस्तेमाल करूं तो ये गलत नहीं होंगे कि देखती आंखों सुनते कानों, आप समझ गए होंगे कि मैं किसका जिक्र कर रही हूं। देखती आंखों सुनते कानों, आवाज़ खामोश हो गई है। तारिक अजीज़ का इंतकाल हुआ कल, और पाकिस्तान टेलीविज़न के ये पहले एंकर पर्सन थे। और जाहिर है कि हम एंकर पर्सन जो है वो तारिक अजीज़ साहब के साथ जो है वो एक बड़ा गहरा जो है वो ताल्लुक़ रहा है। ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। पाकिस्तान में टेलीविज़न की पहली आवाज़ खामोश हो गई। तारिक अजीज़ अब हम में नहीं रहे। देखती आंखों सुनते कानों का रस खोलता फ़िक्रा अब नहीं गूंजेगा। अब सिर्फ हम उनके वही प्रोग्राम या वो उन्हीं से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जो वो कर चुके हैं। बहुत ही प्यारी शख्सियत। आप यकीन कीजिए कि मेरा तारिक अजीज़ साहब से बच्चों वाला ऐसा ताल्लुक़ है। उन्होंने मुझे हमेशा जो है मेरी उर्दू को बहुत पसंद करते थे, मेरे उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ को और शायरी के बारे में। मेरा जो मैं बहुत छोटी थी और जब मैं तारिक अजीज़ साहब के जो है वो शेर व शायरी के जो है वो सेगमेंट में जाया करती थी और मेरे अशार को बड़ा पसंद करते थे। मेरा इनसे एक ख़ास और गहरा ताल्लुक़ था। और मुझे ये भी जो है वो हासिल है शर्फ के तारिक अजीज़ साहब ने मुझे ये कहा था कि अगर मैं किसी को इंटरव्यू दूंगा तो डॉक्टर नबीहा आपको ही दूंगा। और मैं मतलब वो काफ़ी अरसे से अलील थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके साथ राब्ता भी था। लेकिन ये है कि एकदम से ये खबर सुन के हम जो है वो इस तकलीफ़ और इस परेशानी में जो है वो मुब्तला हो गए कि एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी आज हम में नहीं रहे। तारिक अजीज़ हर फन मौला, रेडियो, TV, फिल्मों में काम किया। 2 बार निगार अवार्ड तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। तारिक अजीज़ साहब जो है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने हर शोबे में अपना लोहा मनवाया। उन्होंने फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए, 2 बार निगार अवार्ड जीते, तमग़े हुस्ने कारकर्दगी जीता, सियासत किया, रुकने कौमी असम्बली बने, 84 बरस उन्होंने उम्र पाई और इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो गए। इस पर तारिक अजीज़ साहब की वफ़ात पे सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान का इजहार अफसोस भी जो है वो सामने आया है। शहबाज शरीफ साहब, उस्मान बुज़दार साहब, शिबली फराज का खराज अकीदत। और तारिक अजीज़
साहब के इंतकाल पर जो सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर जो है वो इजहार अफसोस किया है। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान का भी इजहार अफसोस सामने आया है और खराज अकीदत पेश करने वालों में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं। कहते हैं कि तारिक अजीज़ ने अपनी काबिलियत और सलाहियतों का लोहा मनवाया, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की पुरजोश आवाज़ थे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि तारिक अजीज़ ने नई जहत मुतारिफ कराई और शिबली फराज और फयाजुल हसन चौहान का भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार जो है वो सामने आया है। हर आंख पुरनम है। कौन ऐसा शख्स है कि जो तारिक अजीज साहब के फन से मुतासिर हुए बगैर रह गया हो। एक बहुत ही प्यारी और एक बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत, उन्होंने टेलीविजन स्क्रीन पर तो अपने आप को मनवाया ही, लेकिन बेहतरीन शख्सियत के तौर पर वो जिस तरह सामने आए उसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती। बहुत कम लोग इस तरह के होते हैं। नेक्स्ट अपनी न्यूज की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये तारिक अजीज साहब हमारे मुल्क का लेजेंड, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, इसलिए जरा थोड़ा तफसील से इनकी न्यूज जो है मैंने आपसे शेयर की। नेक्स्ट जनाब सिंध के हवाले से, बजट के हवाले से भी हमने जो है वो बात करनी है। बहुत खास और अहम जो है वो न्यूज़ है हमारे पास कि सिंध का 1241 अरब रुपए हुजम का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया है सिंध वालों ने, और ख़ास तौर पे सिंध का 1241 अरब रुपए का जो हुजम का बजट पेश है उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा हो गया है। 18 अरब 38 करोड़ मजमूई खसारा है। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 986 अरब रुपए है। तरक्याती अखराजात का तखमीना 232 अरब रुपए है और कैपिटल अखराजात का तखमीना 39 अरब रुपए लगाया गया है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो सिंध के बजट में सामने आई है उसमें उन्होंने जो तालीम, सेहत और ज़रूरी शोबों के लिए रकूम जो है वो बढ़ा दी हैं, और ख़ास तौर पर जो है वो ग्रेड 1 से 16 के लोगों की 10% जो है वो बढ़ाई है, और उससे ऊपर जो ऑफिसर्स हैं उनकी 5% जो है वो उसमें इजाफा किया। ये वही वाली बात है जो परसों में अपने प्रोग्राम में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है हमने कहा, और उन्होंने मेरी तजवीज़ को जो है वो सामने रखा इस प्रोग्राम के थ्रू। तो चले, अच्छी बात है कि सिंध वालों ने जो है वो इस तजवीज़ को जो है वो फॉलो कर लिया और उस पर जो है वो अमल दरामद भी जो है वो किया। ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं जनाब, डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से एक जुमला बड़ा जो है वो इन हुआ। एक निजी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में उन्होंने लाहौरियों के बारे में जो अल्फाज कहे, मैं उसको दोहराऊंगी तो नहीं, क्योंकि उस पर उन्होंने जो है वो बाद में माफ़ी भी मांग ली थी तो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब उनका अपने ही जुमले पर एक बयान सामने आया है और कहती हैं कि लाहौरिये तो बच्चों की तरह हैं, मुआफ़ी चाहती हूँ, दिल माँ की तरह धड़कता है, डांट कर समझा सकती हूँ। सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि बस ये सारे लाहौरिये जो है मेरे बच्चों की तरह हैं और मेरा दिल माँ की तरह धड़कता है, इसलिए बच्चे जो है वो अपनी माँ को जो है वो माफ़ कर सकते हैं। किसी बयान पर दिल आज़ारी हुई है तो माजरत चाहती हूँ। SOPs पर अमल दरामद ना करने पर दिल की भड़ास निकाल ली। मैंने आपको क्या कहा था, कल प्रोग्राम में मेरी बात हुई इस चीज़ पर, और मैंने मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मेरे साथ ऑन कॉल मौजूद थी और मैंने उनसे कहा कि क्या कोई प्रेशर तो नहीं था डॉक्टर साहिबा पे। और आप ये देख लीजिए कि आज जो ये बयान सामने आया है, डॉक्टर साहिबा पे ऑलरेडी प्रेशर था तो उन्होंने ये बात की। बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आइडिया हो जाता है कि एक शख्स जो है वो किस तरह की मेंटल डिप्रेशन या कंडीशन में है, या अगर वो सामने वाला ये बात कर रहा है तो उसने ये किस तरह जो है वो बात की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि लोग जो है वो खुली किताब की तरह आया है और समझ आ जाती है कि मामलात क्या है। और देख लीजिए उन्होंने साफ अपने अल्फाज में ये कह दिया है कि मैंने दिल की भड़ास निकाली है। इट्स मीन कि वो कुछ मेंटली डिप्रेस थी जिसकी वजह से उन्होंने ये बात की। तो चलें, कोई बात नहीं, लाहौरियों का दिल बहुत बड़ा है। लाहौरियों ने आपने माँ बनने का जो है वो सबूत दिया है, तो माँ बच्चों को जो है वो गलत भी कह देती है, सही भी कह देती है, अच्छे बच्चों को भी गलत कह देती है। अब वो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो चलें, कोई बात नहीं, माँ समझ के जो है शायद लाहौरी जो बच्चे हैं आपके सारे वो आपको जो है वो माफ़ कर दें, क्योंकि मैं भी पक्की लाहौरी हूँ, आप भी डॉक्टर साहिबा लाहौरी हैं। हम सब जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है लाहौर से बिलोंग करते हैं और लाहौर से हम बहुत प्यार भी करते हैं, हमें यहाँ से प्यार भी है। इसके अलावा जी नेक्स्ट खबर हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेक्सामेथासोन से नताइज मुस्बत आए हैं, डॉक्टर जफर मिर्जा का बयान सामने आया है। और डेक्सामेथासोन कोरोना वायरस के खिलाफ पहला इलाज है। ये कल मैंने रिपोर्ट जो है वो हमारे टुडे रॉक सेगमेंट में जो है वो मैंने आपको बताई थी, और कल से जो है मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आप ये न्यूज़ जो है वो सुन रहे हैं कि बरतानिया में डेक्सामेथासोन से नताइज मुस्बत आए हैं। दवा के इस्तेमाल से कोरोना वायरस से अमवात में कमी होगी, और ये जो दवाई है ये कोरोना वायरस के खिलाफ पहला इलाज है। जी बिल्कुल, ये एक ऐसी दवाई है जो पहले से मार्केट में मौजूद थी, लेकिन इस पर जब तजर्बा किया गया, और स्टीराइड है ये, वैक्सीन नहीं है, स्टीराइड है, और ये जब इस्तेमाल किया गया तो इससे नताइज अच्छे आए। अब देखिए, किसी भी दवाई का अगर कोई इफेक्ट होता है और उससे नताइज अच्छे आते हैं तो ये हमारे लिए एक
पॉजिटिव चीज है, और इसकी वैक्सीन जब तक जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ जाती तब तक इसी दवाई से जो है वो फायदा उठाया जाएगा। कोरोना बेकाबू, कोरोना के हवाले से अपडेट्स जरा मैं आपको देती चलूं कि कोरोना पाकिस्तान में जो है वो क्या सूरत हाल है, पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में क्या सूरत हाल है। आज मेरे पास जरा ये जो हेडलाइंस है, न्यूज़ है, ज्यादा है क्योंकि इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं। कोरोना जनाब बेकाबू है। पाकिस्तान में 24 घंटों में रिकॉर्ड 136 अमवात, 5,839 नए मरीज, तादाद 1,54,560 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना जिस तरह बेकाबू हो रहा है, 24 घंटों में जो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, मरीजों का इंतकाल जो हो रहा है 136 पे पहुंच गया है। अमवात की तादाद 2,975 हो चुकी है। 5,849 अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। तादाद 1,54,560 तक जा पहुंची है। सिंध में 846, पंजाब में 1,149, खैबर पख्तूनख्वा में 731, बलोचिस्तान में जो है वो 79, गिलगित बल्दिस्तान में 17, आजाद कश्मीर में 13 और इस्लामाबाद में तकरीबन 90 मरीजों का इंतकाल हो चुका है इस कोरोना वायरस से। ये इतना खतरनाक वायरस पाकिस्तान में सूरत हाल इख्तियार कर गया है ईद के बाद से कि लॉकडाउन में नरमी तो कर दी गई, लोगों को शायद अपना जो है वो कारोबार या दूसरी चीजें जो है वो मिल गई, लेकिन वो भी उस तरह नहीं मिली। जाहिर है कि मामलात और हालात इस तरह के नहीं, वबा का दौर है और अभी भी पाकिस्तानी जो है वो बिल्कुल जो है वो अपनी केयर करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया भर की कोरोना से रिपोर्ट जो है वो मैं आपके सामने पेश कर दूं जनाब कि दुनिया भर में जो है वो कोरोना से क्या हालात हुए हैं। तो आज की लेटेस्ट जो है वो खबर हमारे पास ये है कि दुनिया भर में 4,47,000 अमवात हो चुकी हैं, 82,90,000 मरीज आ चुके हैं। अमेरिका में 1,20,000, बरतानिया में 41,970 हलाकतें हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना से 4,47,000 अमवात हो गई हैं, 82,90,000 मरीज आ चुके हैं। अमेरिका में 1,20,000, बरतानिया में 41,970, इटली में 34,405, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,547, जर्मनी में 8,910, ब्राजील में 45,456 हलाकतें रिपोर्ट की गई हैं। ये बहुत ज्यादा तादाद है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की लपेट में है और लोगों को एहतियात की बहुत ज़रूरत है। और इस वक्त जो है वो हुकूमतों को भी प्रॉपर तरीके से सख्ती से लॉकडाउन की तरफ आने की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो शायद इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी वो खुद बेहतर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं जनाब। गैर सियासी फैसले के हवाले से सिंध में मुस्तहिक इस्तिफादा करेंगे। सानिया निश्तर साहिबा जो है वो कल आपने कई टाइम उनको जो है वो स्क्रीन पर देखा, उन्होंने अपना बयान दिया है कि एहसास प्रोग्राम की तादाद 1,61,60,000 कर दी गई है। मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं कि गैर सियासी फैसले से सिंध में ज्यादा मुस्तहिक इस्तिफादा हासिल करेंगे। अब ये सिंध के हवाले से जरा ज्यादा हुकूमत की मुझे लगता है कि वहाँ की तरफ जरा ज्यादा अब हो गई है, क्योंकि सिंध वाले काफी दिनों से जो है वो शिकायतें कर रहे थे, तो अब शिकायत का अजाला जो है वो हो रहा है। जाहिर है कि वजीर आजम साहब खुद कराची चले गए हैं और जाके वहाँ मुलाकात की है मुराद अली शाह साहब से भी और दूसरे लोगों से भी, तो ये एक बेहतरीन बात है और अच्छी बात है। इस तरह तमाम सूबों को साथ लेके चलना चाहिए और अगर वाकई सास प्रोग्राम की तादाद 1,61,60,000 कर दी गई है तो चलें, ये भी बेहतर है। और अगर ये सिलसिला जो है वो इस तरीके से जो है वो चलता रहे और लोग जो है वो उससे इस्तेफादा करते रहे, और ये गैर सियासी फैसला है, बिल्कुल गैर सियासी फैसला है। सबसे मुश्किल दौर है, हुकूमत के लिए भी मुश्किल क्रिटिकल सिचुएशन है कि हुकूमत इस चीज़ को कैसे डील करे, लेकिन हमारी बेहतरीन हिकमत अमली ही हमें जो है वो बचा सकती है। और मेरा ख्याल है हुकूमत के पास अच्छा मशवरा देने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है इस वक्त कि अच्छा मशवरा दें और ज़रूर दें, और अपने फ़ायदे की नहीं बल्कि अवाम के फ़ायदे की जो है वो इस वक्त जो है वो बात की जाए। जिस तरह सानिया निश्तर साहिबा ये हमें दे रही हैं अपडेट्स वगैरह, ये आप स्क्रीन पर भी जो है वो देख रहे हैं कि तमाम ये अपडेट्स जो है वो आपके लिए चल रही है। बलूचिस्तान, KP के तमाम, पंजाब, सिंध, सरहद, ये सब तमाम जो है वो जहाँ जहाँ जिस तरह से इसको जो है वो दिया जा रहा है, ये तमाम अपडेट्स आप देख रहे हैं। इसके अलावा जनाब भारत के वाले से ज़रा बात कर लें। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, लद्दाख में जो भारत की पिटाई हो रही है चीन के हाथों, वो उससे कोई जो है वो मामलात किसी से ढके छुपे नहीं है। अब जितने भी भारतीय मीडिया जो है प्रोपेगेंडे कर ले या मामलात को जो है वो उठा ले, इससे छुप नहीं सकते हैं। लद्दाख में ठुकाई, भारत को शदीद सुबकी पर मोदी पर तनकीद आई। भारतीय वजीर आजम मोदी अमन का राग अलापने लगे। जाहिर बात है अब तो आपने अमन का राग अलापना ही है, और लद्दाख में जो चीन के हाथों आपकी ठुकाई हो रही है
सॉरी आपकी तो नहीं हुई अभी, आपके जो फौज की ठुकाई हो रही है। भारत को शदीद सुबकी पर मोदी पर कड़ी तनकीद आ गई है। भारतीय वजीर आजम अमन का राग अलापने लगे हैं। कहा कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बनने वाले फौजियों की तफसीलात जारी कर दी हैं। क्यों अपने फौजियों को मरवाने पर तुले हुए हो? क्यों नहीं जो है वो इंसानियत को जो है वो मद्देनजर रखते हुए कोई अमन की बात करने की जो है वो पहल करते? क्यों नहीं आप इस दौर में जहां कोरोना वायरस आपके मुल्क में भी है, हमारे मुल्क में भी है, पूरी दुनिया में है, वहां लड़ाई झगड़े फिसाद डालकर मोदी को क्या मिल जाना है? इन सब चीजों से जो है वो फितने फिसादों से हासिल कुछ नहीं होना। ये फितने फिसाद एक दिन जो है वो किसी बड़ी जो है वो तबाही का बाइस बनते हैं, जिसमें ना फायदा आपका होगा ना फायदा किसी और का होगा। तो लिहाजा अभी आप जो है वो इस बात के बारे में जो है वो थोड़ा सा सोच लें, ताकि शायद आप अपने जो मरने वाले बेचारे वो फौजी हैं, वो भी किसी के जो कर रहे हैं उनको आप जो है वो मरवा रहे हैं और खुद आप जो है वो सुकून से बैठे हैं, तो ये भी गलत है। इस तरह आपके अपने मुल्क से भी जो है वो फसाद उठ सकता है, तो ऐसा काम ना करें। नेक्स्ट जनाब, अमेरिका के हवाले से बात कर लेते हैं। जाहिर है कि अमेरिका तो वर्ल्ड पावर, और आजकल वर्ल्ड पावर जो है वो एक ऐसे अजाब में मुब्तला है जिसको कोविड-19 कहते हैं, कोरोना वायरस कहते हैं। नहीं संभाल पा रहे, ना संभाल पाएंगे। लेकिन अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहिरे काम कर गए हैं। जी हाँ, नस्ल परस्ती के खिलाफ जो मुजाहिरे हुए पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे अमेरिका में, आप सोच सकते हैं वो फुटेजेस, वो चीज़ें हमने अपने मॉर्निंग शो में आपको दिखाई बताई, और पूरी दुनिया में इस चीज़ की मिसाल नहीं मिलती है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने पुलिस इस्लाहात पर दस्तखत कर दिए हैं। पहले तो वो तैयार ही नहीं थे ना ट्रंप साहब, अब वो तैयार हो गए हैं। अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहिरे और एहतजाज काम कर गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पुलिस कवानीन में इस्लाहात के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। कहा एग्जेक्टिव ऑर्डर इंतहाई जामे है, सोशल वर्कर्स और माहिरीन की भी मदद ली गई है। पुलिस रिफॉर्मर्स से मुल्क में अमन और अमान कायम होगा। जी, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे साथ आज की हमारी जो है वो अपडेट्स इतनी ही थी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब, असल में डोनाल्ड ट्रंप ने पता क्या करना होता है, ये कंफ्यूज्ड इंसान है बेसिकली, पर्सनालिटी कंफ्यूज्ड है इनकी। ये कोई भी काम पहले फैसला करते हैं और उसके बाद फिर उस पर ही कंफ्यूजन का इजहार करके उसको अपने अंदर से ही बदल देते हैं। ये मैं इनके बारे में जो है वो मेरा तज्जिया है, और मेरी जो भी मैं किसी की शख्सियत के बारे में कोई तज्जिया करती हूँ वो 100% होता है, उसमें 80% भी बात नहीं होती। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जो है ये प्रॉब्लम चलती है, पहले खुद ही बात करते हैं, उसके बाद खुद ही उस पर कंफ्यूज रहते हैं कई दिन, और फिर उसके बाद जो है वो खुद ही जो है सारे सिलसिले करते हैं। बहरहाल इस्लाहात पे दस्तखत अब हो गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ ब्रेक ले सकते हैं हम, और ब्रेक यहाँ पे जरूरी है। ब्रेक के फौरी बाद जब जनाब हम हाजिर होंगे तो टुडे स्टोरी में आपसे मुलाकात करेंगे। सिंध हुकूमत के बजट के हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो मेंगल साहब छोड़ गए हैं हुकूमत को, लेकिन फिर भी हुकूमत मजबूत नजर आ रही है, उस हवाले से भी जो है वो हम बात करेंगे कि हुकूमत के आगे आने वाले टाइम में जो है वो क्या मामला और हालात हैं। काफ़ी दिनों पहले से प्रेडिक्शंस हो रही थी काफ़ी तज्जियाकारों की तरफ से, तो वो भी देखेंगे। लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। देखते रहिए गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर के जो किसी भी सूबे ने जो है वो फिलहाल जो भी बजट पंजाब का आया उसमें भी जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए जो है वो कुछ नहीं था, लेकिन सिंध को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उसमें 1 से 16 ग्रेड के जो अफसरान हैं, उन जो लोग हैं उनको 10% इजाफा किया है, और इससे ऊपर के जो अफसर हैं उनमें 5% इजाफा किया है। मतलब खसारे का बजट पेश किया गया है 1241 अरब रुपए का, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक खुश आइन बात है सरकारी मुलाजमीन के लिए भी। और इस खसारे के बजट में भी जो मजीद अपोजिशन की तरफ से, अरकान की तरफ से जो शोर शराबा और हंगामा आराई होती रही, उसके बावजूद भी मुराद अली शाह साहब बड़ी जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ बजट जो है वो पेश करते रहे। वीडियो लिंक के जरिए जो है वो काफ़ी लोगों ने जो है वो इसमें शिरकत भी की। और तनख्वाहें और पेंशन के हवाले से जो है वो 7,294 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सिंध बजट 2021 और 20 का तखमीना 1241 अरब रुपए है। बजट का मजमूई खसारा 18 अरब 38 करोड़ है। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं जनाब शेख मकबूल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। इनसे पूछते हैं और इनको इस पर मुबारकबाद भी कि ये बड़ा अच्छा बजट जो है वो आपने इस खसारे के टाइम में जो है वो पेश किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मकबूल साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। शेख मकबूल साहब, ये जो सिंध का बजट आया है और ये जिस तरह से इस खसारे के टाइम में आप लोगों ने जो है वो बड़ा अच्छा बजट पेश किया है, हर जो है वो सेटअप के लिए अच्छा बजट जो रखा गया है, इस हवाले से हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि किसी और सूबे ने या वफाकी हुकूमत ने जो है वो रिलीफ नहीं दिया इतना सरकारी मुलाजमीन को जितना आप लोगों ने दिया है। मैम, एक्चुअली बात यह है कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने तारीफ की,
वरना ये इस बात को सामने रखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब आज कल के कराची पहुंचे हुए हैं। जी इसी हालात वाकया को देख आपने असेंबली में देखा होगा, इतना शोर शराबा। जी मरकज का जब बिल ये बजट पेश हुआ तो हमने बड़ी हौसले के साथ इसको सुना कि कोई बजट गरीब के लिए, कोई बजट में कोई चीज इस मजबूर अवाम के लिए हो, लेकिन हमें कोई चीज नजर नहीं आई। जी। लेकिन हमने बर्दाश्त किया। बिल्कुल। ख्वाजा आसफ ने उसने तकरीर की बजट के ऊपर और जबरदस्त जितनी खामियां थी उन्होंने दोनवाई। जी। और इसके बावजूद असेंबली में, कौमी असेंबली में कोई हंगामा नहीं हुआ। जी। प्री प्लान सिंध असेंबली ने इन्होंने हंगामा किया और शाह साहब को बहुत मुश्किल के साथ ये बजट पेश करना था। जी। लेकिन हमें, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास तजर्बाकार लोग हैं सही। जिन्होंने बैठकर ये बजट बनाया। स्पेशली एक रवायत है, एक रीत है जी। कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करना। हमने 10% उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया है। पूरे मरकज का बजट उठा के देख लें, किसी सरकारी मुलाजिम के लिए एक धेला भी नहीं है। सही। हमने टिड्डी दल के लिए अपने बजट में इजाफा किया है। हमें पता है आने वाले वक्त में ज़राइत जो है वो क्या अहमियत रखती है। हमने जी। ट्रांसपोर्ट के लिए, दूसरे शोबों में, हेल्थ के लिए, सबसे ज्यादा हेल्थ में हमने किया, जी। एजुकेशन पे किया। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत ने अपने एक्सपीरियंस, अपने तजर्बे की बिना पे जो बजट पेश किया है, हम आज हमें खुशी है कि एंकर पर्सन तो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर है जब आप जो है वो छोटे तबके को जो है वो रिलीफ देने की बात करेंगे तो हमारा तो काम यहाँ पर यही है कि जो अवाम के लिए काम करेगा उसी को जो है वो अप्रिशिएट किया जाएगा। उसमें हुकूमत वक्त हो, उसमें हुकूमत सिंध हो, पंजाब हो, बलोचिस्तान हो, वट कोई भी हुकूमत हो, जो अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट करना हमारा फर्ज है। थैंक यू वेरी मच। मैं वंस अगेन आपका थैंक्स बोलता हूँ। और देखें, ये जो मरकज होता है ये एक बाप की तरह होता जी। है। इनको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर एक बच्चे ने अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट करें, बिल्कुल करें। ना कि बाप वहाँ पे जाके बैठ जाए उनकी खामियां निकालने के लिए अपनी अपोजिशन को तैयार करें कि सिंध असेंबली में हंगामा किया जाए। वहाँ पे आपने देखा होगा शाह साहब को ने इतने शोर शराबे के बावजूद जी बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने बजट पेश किया और तमाम जो भी मामला तरक्की अखराजात का तखमीना और कैपिटल अखराजात का तखमीना, तमाम चीजें जिन्होंने पेश की हैं वो बड़े ही कॉन्फिडेंटली की है। जो चीज अप्रिशिएट करने वाली है उस पर बात बनती है, जहां पर आप लोगों की गलती है वहां पर हम पॉइंट आउट भी करते हैं। डॉक्टर साहब, बात बजट की हो रही है तो मैं दूसरी तरफ जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप ये देखें कि यही लोग थे जो कहते थे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अब लॉकडाउन कर रहे हैं। जो एक जो सूबे होते हैं ये जुज होते हैं, जुज मिलके कुल बनता है, मरकज बनता है। अगर कोई जुज अच्छी बात करता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर इनसे बजट नहीं बनता था तो ये हमारी मशावरत दे लेते हम, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है। 2008 में आपको याद होगा कि मुल्क जंग की हालत में था, तालिबान स्वाद तक खा चुके थे, गंदम खाने के लिए नहीं थी, तो फिर भी हमने जब बजट दिया था तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख मकबूल साहब, क्योंकि हमारी हेडलाइंस का टाइम होने लगा है तो मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको फिर भी ऑन कॉल पे लूंगी और हम इस पे फिर भी बात करेंगे। ये सरकारी मुलाजमीन के लिए जो तनख्वाहों में 10% आपने इजाफा किया है ये खुश आइन बात है, इस पर हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और इसी हवाले से मैंने आपको ऑन कॉल लिया था। इसी के साथ नाजरीन यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। ब्रेक के फौरी बाद हेडलाइंस के बाद आपसे दोबारा जो है वो मुलाकात करते हैं, बजट के हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही हमारी लेजेंड पर्सनालिटी जो हमसे जो है वो रुखसत हो गए हैं वो उनके हवाले से भी, तारिक अजीज साहब के हवाले से भी जो है वो हमने बात करनी है और हुकूमत के गिरने गिराने के जो मामलात सामने आ रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। तक ये प्रोग्राम जो है वो ऑल एंड ऑल रहा, हर दहाई के लोग जो थे वो इसमें पार्टिसिपेट करते रहे और मैं खुद नीलाम घर में तारिक अजीज शो में जो है वो जाती थी और वहाँ पर जो बैतबाजी के बड़े प्राइज़ मैंने विन किए। हमजाद द दुख इनकी एक किताब थी जो मुझे प्राइज़ में मिली भी, कैश प्राइज़ भी मिलते थे और तारिक अजीज साहब हमेशा जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे क्रेडिट जाता है कि मुन्नू भाई ने पहली दफ़ा मेरे सर पर हाथ रखिए, कहा था कि मैं बहुत बड़ी एंकर बनूंगी, बहुत बड़ी एंकर तो नहीं लेकिन कम से कम इतनी ज़रूर है कि आप लोग पसंद करते हैं। और इसके अलावा तारिक अजीज साहब ने जो है वो मुझे मेरी शायरी और अल्फाज के हवाले से जो उनका क्रेडिट, जो उन्होंने अल्फाज मुझे कहे वो मुझे आज तक नहीं भूलते कि मेरा तलफ़ुज़ और मेरी अदायगी जो है वो ऐसा ही लगता है कि जैसे मैंने PTV से जो है वो पूरी तालीम हासिल की है। तो मेरे लिए वाकई तारिक अजीज साहब जो है रोल मॉडल हैं
हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उन जैसा दूसरा एंकर दुनिया को फिर इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। ऑन कॉल हमारे साथ जो है वो राशिद महमूद साहब, सीनियर अदाकार जो है वो ऑन कॉल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। और वो तारिक अजीज साहब की पर्सनालिटी के हवाले से बेहतर तौर पे हमें बता सकते हैं, क्योंकि अल्फाजों का ख़जाना जो है मैं कहती हूँ कि राशिद महमूद साहब पे जो है वो ख़त्म हो जाता है। मैंने राशिद महमूद साहब के साथ भी काम किया है। बचपन में छोटी सी, मैं 2 क्लास में थी, मैं तब से पीटीवी से जो है वो प्रोग्राम्स बच्चों के जो है वो करती आ रही हूँ। ये मुझे क्रेडिट जाता है, बहुत पुरानी नहीं हूँ, लेकिन बचपन से जो है वो पीटीवी से ज़रूर रिलेटेड रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम राशिद महमूद साहब, कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, आप हमारा फख्र है। बहुत शुक्रिया बेटे। तारिक अजीज साहब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एक देखती आंखों सुनते कानों, एक ऐसी आवाज जो सलाम, हमेशा ये आवाज गूंजती रहेगी हमारे कानों में। जी बिल्कुल बेटा, ऐसा ही तारिक अजीज ने एक मल्टी डायमेंशनल रब्त लगा थी उनको। एक अहद का नाम है, एक गोल्डन एरा है जो इस मुल्क में उनके हवाले से लोगों ने, उन्होंने उसकी जितनी भी परफॉर्मेंस आज की स्मार्ट हैं, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, किस तरह आ रही है, इतना काम किया कि तारीख में अगर कहीं पाकिस्तान की जब शोबिज़ की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो फ्रंट लाइन में उनका नाम है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा लॉस है कि जौक उनका ऐसा, लिटरेरी जौक उनका ऐसा। मेरे लिए सबसे बड़ी जो एक सादत है जिंदगी में, मैं बता आपकी सबकी पैदाइश को जो उस वक्त सुन रहे मोस्टली उस वक्त दुनिया में भी आए भी नहीं होंगे जब का मैं तस्करा करने लगा। सही रेडियो पाकिस्तान लाहौर, ये मैं 60s के सही अरसे की बात कर रहा हूँ। रेडियो पाकिस्तान लाहौर, ये जो अब है, अच्छी बात नहीं कर रहा। गवर्नर हाउस की बैठ पे छोटे से रेडियो पाकिस्तान लाहौर हुआ। मैंने अपनी जिंदगी के शोबिज़ के सफर में जो मेरा पहला कदम है वो 60s में मैंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर में, जब मैं लीकर पहनना करता था, ऑडिशन दी और मैं इसमें जाने में अप्रूव हो गया। अच्छा। मेरी जिंदगी का सबसे पहला जो ऑनर काम है इस शोबिज़ में, वो ड्रामा था भानु आपा का लिखा हुआ कल्लो। सही। ये कल्लो वो ड्रामा जिसके बाद में 30-35 बरस के बाद आपा ने टेलीविजन के लिए लिखा और अयूब सावर शादी की। रेडियो पे वो ड्रामा था, उसमें आपा मुझे उम्मीद ये करण शेर की अम्मा की बात कर रहा हूँ मैं। और तारिक अजीज साहब उस वक्त रेडियो पाकिस्तान लाहौर में। सही सही। मेरे लिए एक सादत है कि मेरा आवाज इस दिल्ली के गले में घंटी जो है वो उनके साथ गली। उसी ड्रामे में मेरा ये पहला जिंदगी का काम था। सही। तो तारिक अजीज साहब उसमें थे, और बच्चा जो था, जब वो बचपन का क्वेश्चन उस ड्रामे में होता है तो वो मैं था। उसके बाद वो बड़ा होकर तारिक अजीज साहब बन जाती और आपा जो थी मोली वो थी। तो मेरी जिंदगी में मेरे गले में घंटी जो बंधी है उसमें इनकी, मैं इनको उस साय में, उस एफिलेशन में, तो मेरी सारी जिंदगी उससे कोई लंबी चौड़ी को बैठक तो नहीं रही, लेकिन एक कम्युनिकेशन जरूर रही। उनकी ब्लेसिंग, उनकी शाबाशियाँ, उनकी मोहब्बत में, उनके मुरैन और वो ऑक्सीजन जो हम जैसे स्टूडेंट जो सीखने का निकले, तो वो उनकी उड़ान जो है उसमें उनकी ऑक्सीजन और उनकी हिम्मत और ब्लेसिंग साथ साथ रही। बहुत बड़ा नाम लिटरेरी हवाले से भी मिर्जा गालिब से लेके लगभग मौजूद तक के सारे भिखारियों को उनकी नजर, और फिर बिल्कुल ऐसे ही सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शाहरुख खान तक भी उनको अजगर स्टडी किया हुआ। उन्होंने लोगों को घूम किया, बिल्कुल किया। उनका प्रोग्राम जो है ये रिकॉर्ड है कि इतना लंबा प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में मैं समझता हूँ एक तो लोगों को जो उसमें इनामात दिए जाते हैं, तो भी एक इंसेंटिव था। उन्होंने बड़े शौक, बड़े लगन और बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी जो है वो इस एंकरिंग को निभाया। बिल्कुल उनके पास जो एक लफ्जों का हुनर था। सही। वो एक कन्विंसिंग जेस्चर का शब्द के लिए बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत सारा हमारे बिल्कुल के लिए तारिक अजीज साहब की कमी जो है वो बड़ी
महसूस हो रही है। लफ्जों का इस्तेमाल उनके जैसा खूबसूरत और कोई कर ही नहीं सकता। सही कह रहे, सही। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हाँ जी, बड़ा एक लॉस हो गया, बड़ा लॉस हो गया, लेकिन दीन मुस्लिम हमारे बिलीफ के लौट कर रब के पास जाना है, बिल्कुल। उसमें वो चले भी गए, लेकिन जो यादों में रहते वो साथ ही होते। रब ऐसे जो लोग होते हैं उनको एक उम्र खिजुर दे के, ऐसे लोग तो सारी जिंदगी जो है वो जिंदा रहते हैं अल्फाजों में, बातों में, लोगों की सोचों में, आंखों में। और पाकिस्तान टेलीविजन का बहुत बड़ा लॉस है। बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। हाँ। बड़े नसीब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनको आमीन आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया आपका सर कि आपने जो है मसरूफ वक्त में से जो है वो कुछ वक्त जो है वो मुझे लाइव यहाँ पर जो है वो दिया। इसके बाद आपको और चैनल्स पे भी जो है वो तारिक अजीज साहब की पर्सनालिटी पर जो है वो बात करनी है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर भी आपसे जो है वो मैं इन टच रहूँगी और आप प्रोग्राम में जो है वो शिरकत करते रहेंगे। तारिक अजीज साहब हमारे लेजेंड, इतना बड़ा नाम कि जिनके बारे में अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो अल्फाज के इतने बड़े जो है वो कमाल रखते थे अल्फाजों पर कि उनके पास कभी अल्फाज ख़त्म नहीं होते थे। शायरी की बात आए तो कौन सा ऐसा शायर था जिनका शेर उनको याद नहीं था और उनके सामने कोई शेर गलत नहीं पढ़ सकता था। मैं जब पहली दफ़ा तारिक अजीज शो में गई तो मैंने पहला शेर जो पढ़ा वो ये था, जो मैंने तारिक अजीज साहब के सामने पढ़ा कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। तो जब मैंने ये शेर पढ़ा तो मैंने इसको इस तरह पढ़ा कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ते बना लिए। तो उन्होंने मुझे उस पर कहा कि बेटा रास्ते नहीं बना लिए, रास्ता बना लिया, क्योंकि एक ही रास्ता होता है जिससे जो है वो गुजर के लोगों ने जाना होता है। और मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा शेर पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा है, उर्दू का तलफ़ुज़ भी बहुत खूबसूरत है और आप आगे जो है वो शेर व शायरी में ज़रूर जो है वो कमाल रखिएगा। और उसके बाद फिर मैंने उन पर एक शेर लिखा कि वो शख्स सरापा कमाल जैसा था, महकते गुलशन में खिलते गुलाब जैसा था, उसकी हस्ती का क्या जिक्र करूं तुमसे, वो तो सबके लिए खुली किताब जैसा था। ये मेरा अपना शेर है और ये मैं हमेशा से कायद आज़म की पर्सनालिटी के लिए, तारिक अजीज़ साहब के लिए और हमारे जो बहुत बड़े लेजेंड हमसे जो है वो दूर हो गए, जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी, और जिस तरह से उमर शरीफ साहब इस तरह से जो है वो उनका भी बड़ा नाम, और वो आज हम में जो है वो नहीं है मौजूद। मोइन अख्तर साहब, उनके लिए जो है वो हमेशा ये शेर जो है पढ़ा करती थी। बहुत कम अशार मैंने लिखे, लेकिन जो भी लिखे वो अच्छे और ऐसी ही पर्सनालिटीज़ के लिए लिखे। तो आज हम वाकई आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और आपके दर्जात बुलंद करे। जिस तरह दुनिया में अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, इसी तरह वहाँ पर भी आपके लिए इज़्ज़तें, रौनकें और यही सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला वहाँ भी अता फरमाए, क्योंकि बेहतरीन शख्सियत थे, हर किसी की मदद, और किसी के साथ उनका ऐसे नहीं था, वो बिल्कुल भी अपने माथे पे उनके एक बल नहीं होता था। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी और शख्सियत के बावजूद भी जब पहली दफ़ा मैं उनसे मिली तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद हमेशा से उनसे मिलती आ रही हूँ। और उस वक्त मैं बच्ची थी, बहुत छोटी थी, और बच्चों को काफ़ी दफ़ा जो है डांट डपट के बाहर भी भेज दिया जाता था पीटीवी में कि बच्चे आप बाहर बैठे, अभी आपसे बात करते हैं। लेकिन तारिक अजीज़ साहब ने कहा कि नहीं, इस बच्ची को आने दीजिए और मुझे इससे बात करनी है। और उसके बाद मैंने तारिक अजीज़ साहब के साथ एज अ को एंकर भी काम किया। जी हाँ, थोड़ा सा काम किया, लेकिन एज अ को एंकर भी काम किया तारिक अजीज़ शो में ही। और उसमें बोलने का तो मौका नहीं मिलता था, लेकिन तारिक अजीज़ साहब के साथ खड़े होने का मौका ज़रूर मिलता था, और ये मेरे लिए जो है वो शर्फ की बात है। इसी के साथ जनाब अब हमें टुडे रॉक सेगमेंट की तरफ जो है वो बढ़ना है। और टुडे रॉक सेगमेंट जो है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज। इसमें मैं आपको जो है वो कुछ ऐसी अहम चीज़ें जो है वो दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी कि जो हमारे ही अपने माशरे के मामलात हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंट मामलात हैं कि जब ऐसा होता है तो फिर अक्ल दंग रह जाती है कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है, पाकिस्तान में ही हो सकता है। और लूटने वाले कभी कभी प्यार और मोहब्बत भी दिखा जाते हैं, और मैं फिर आपको जो है वो बताऊंगी। लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं टुडे रॉक सेगमेंट में। और अभी वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट रॉक का, और रॉक हमारा एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम आपके लिए ऐसी न्यूज़, ऐसी फुटेजेस और ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जो कुछ अनोखी हों,
जिनमें कुछ डिफरेंट हो, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, वो तमाम चीज़ें जिससे हम कुछ सीख सकें, कुछ सबक आमोज़ बातें, कुछ सबक आमोज़ किस्से, कुछ सबक आमोज़ चीज़ें। और इसमें हमारे पास जो है वो वैरायटी होती है पूरा वीक में। कभी हम जो है वो आपके साथ न्यूज़ शेयर कर रहे होते हैं, कभी हम आपके साथ जो है वो न्यू कलेक्शन ऑफ अराइवल्स जो आ रही हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, कभी इसमें जो है वो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं, कभी मतलब ये डिफरेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कभी हम आपके टैलेंट को शो ऑफ कर रहे होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें जो है पूरा वीक में जो है वो टुडे रॉक में चल रही होती हैं। क्योंकि मेरा पहला सेगमेंट जो टुडे स्टोरी का है वो तो एज इट इज़ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा होता है, लेकिन टुडे रॉक में हमारे पास वैरायटी होती है जो हम पूरा वीक आपके साथ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो आज हमारा डे जो है वो एहसास का दिन है कि हम एक दूसरे का एहसास कैसे कर सकते हैं। अगर एहसास की बात हो रही है तो कराची में डकैती के दौरान पेश आया एक अनोखा वाकया, और अगर आप ये फुटेज देखें मेरे साथ राइट साइड पे, तो ये एक लड़का जो है ये डिलीवरी बॉय है जो अभी आपको पता है कि जगह जगह पर जो है वो कोरोना के हवाले से जो मामलात ऐसे हैं कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसलिए फूड डिलीवरी बॉय जो है वो बेचारे घरों में पहुंचा रहे हैं। अब ये डकैत जो है, ये डाकू जो है कराची की एक स्ट्रीट में, ये इन्होंने इस लड़के को जो है वो रोक लिया है, गन जो है उसको रखती है और उसे कहा है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो सारा कुछ जो है वो निकाल दो। अब वो बेचारा मासूम बंदा, पता नहीं अभी उसका जो है वो काम शुरू हुआ है, जाहिर है कोरोना की वजह से तमाम मामलात क्या सिलसिला और क्या चीज़ें जो है वो अपना ली हैं। और अब आप ये देखें कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ है कि वो रो पड़ा है, वो देखें वो रो रहा है और वो तकलीफ़ में है, तो वो डाकुओं को उस पर रहम आ गया है और उसकी जो चीज़ें वापस करके उसको गले से लगा के और उसको जो है वो तमाम चीज़ें उसकी जो है वापस लौटा दी हैं। बड़े अच्छे डाकू थे, मेरा ख्याल है पहली दफ़ा डकैती करने निकले थे, क्योंकि इस तरह के डकैत होते नहीं हैं। और अगर इन्हें भी इस चीज़ का, और अगर सारे डाकुओं को लूटने से पहले किसी की मजबूरी का ऐसे ही एहसास हो जाए तो ये कितनी अच्छी और कितनी बड़ी बात है। उस बंदे ने जो वो दुआएं भी दी होंगी, उसके पास बेचारे के पास क्या होगा, वो ऑलरेडी डिलीवरी बॉय है, जगह जगह जो है वो गर्मी के मौसम में इतनी तपिश में 41-45 सेंटीग्रेड पे जो है वो इस तरह की ड्यूटी देना इतना आसान काम नहीं है। भला हो चले इन डाकुओं का भी कि जो उसके बेचारे का मोबाइल या 2-4 पैसे जो भी उसकी जेब में थे या जो भी चीज़ें थी वो उसको वापस कर गए और उसको जो है वो गले से भी लगाया, शायद उसको उसकी ढारस भी बंधी और उसको हौसला भी हुआ होगा। ऐसे वाकयात, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग एहसास से आरी हो गए हैं। ये वाकया ये साबित करता है कि डकैती के दौरान भी अगर दिल जिंदा हो, आपका दिल मुर्दा ना हुआ हो, शर्त ये है, तो आप किसी के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। और ये इस तरह ही अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है डकैतियाँ बंद हो जाए, लोगों को लूटना बंद कर दें। हाँ, कभी कभी ऐसे लोगों को भी लूट लिया जाता है कि जहाँ पर बेचारे जो है वो लूटने के उस पर भी नहीं होते, उनके पास कुछ भी नहीं होता और उन्हें भी लूटने आ जाते हैं। तो चले इस भाई का जो है वो भला हो गया। और अभी जो कोरोना वायरस के हालात हैं, जहाँ हर शख्स तकलीफ में है, परेशानी में है, जॉब्स की प्रॉब्लम्स है लोगों को, कहीं लोग घरों में बैठे हुए हैं, उनको सैलरीज नहीं मिल रही हैं और मामलात ख़राब हैं घर के। अब आपने रेंट देना है, बिल देना है, चीज़ें देनी है, वो तो आपने देनी है, वो तो आपके सर पर जो है वो सवार हो जाएंगे कि जी हमें दें। अगर आपको आगे से नहीं मिल रहे होंगे तो आप उनको कैसे देंगे? बड़ी मुश्किलात और परेशानी, मेंटल डिप्रेशन में इस टाइम जो लोग हैं। लेकिन इस वाक़ये से ये साबित होता है कि कराची में लूटने वाले डाकू भी रहम दिल हो गए हैं और अल्लाह करे कि सारे ही लोग जो है वो इस तरह के हो जाए, तो मेरा ख्याल है फिर ये डकैती की वारदात जो है वो कम हो जाए। ये तो था एक ऐसा वाकया जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो एक रहम दिल आप डाकू अगर कह लें तो उनका वाकया भी जो है वो हो सकता है। ऐसी स्टोरीज जो है वो हम बचपन में अपने बड़ों से सुनते थे और अभी जो है वो स्पेशली जब अपनी आंखों से जो है वो इस फुटेज में देख रहे हैं तो एहसास हो रहा है कि ऐसा होता है, इसी दुनिया में होता है। दूसरा, एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फुटेज जो है वो मेरे पास यहाँ मौजूद है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसका ताल्लुक भी एहसास से है, मोहब्बत से है। अगर हमारे दिल में एहसास हो किसी से अच्छा करने की उम्मीद, मतलब किसी को अच्छा हम करके दे सकते हो और अल्लाह से हमें अच्छे की उम्मीद हो, तो फिर इस तरह के मामला जो है वो बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। और अभी मैं आपको मतलब दिखाऊंगी कि मेरे साथ वाली फुटेज में जो है वो आप ये देख रहे हैं कि एक बूढ़ी सी अम्मा है, ये सड़क पार कर रही हैं और सारी ट्रैफिक वहाँ रुक गई है। और ये एक बूढ़ी शख्सियत है, एक बूढ़ा आदमी है जो एक कुत्ते को जो है वो पानी पिला रहा है, एक छोटा सा डॉगी है जिसको पानी पिला रहा है। अब देखिए ये छोटे छोटे हमारे काम है जो हम करना ही नहीं चाहते। हमें क्या पता कि गर्मी का मौसम है, इसमें जो बेचारे ये जानवर बाहर फिर रहे होते हैं, किस तरह वो बूढ़ा आदमी जो, और ये देखिए वो कैट को पानी पिला रहा है, किस तरह से जो है वो गर्मी के मौसम में जो है वो लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। हालांकि ये बाहर के मनाजिर हैं, ये एक ऐसा भूखा शख्स है जिसको बिठा के जो है वो अपने हाथों से जो है वो खाना खिलाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें
एहसास की, तो एहसास ही सब कुछ है इस दुनिया में, और यही हमने अपने आगे लेके जाना है। अगर हम किसी का एहसास करते हैं, किसी का साथ देते हैं, तो ये बहुत बहुत खूबसूरत बात हो जाती है। अब ये एक लड़की है जो इसने देखा कि एक कुत्ता जो है वो सड़क पे सो रहा है, और अब ये क्या करेगी कि इसके पास अपनी एक शॉल है, और ये देखिएगा ये शॉल जो है वो इसके ऊपर जो है वो डाल देगी कि वो जो है वो आराम से जो है वो सोता रहे। अब ये एक छोटा सा अमल है, लेकिन ये अल्लाह के यहाँ कितना मकबूल है इसका आपको नहीं मालूम। ये एक जो बुजुर्ग बंदा है, ये देखें ये सड़क पे जो है वो बीच में खड़ा हो गया है। एक गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी रोक के ये बुजुर्ग को अपने कंधे पर जो है वो देखें किस तरह उठा रहे हैं और उनको लेके जा रहे हैं। ये है इंसानियत जो कि हमें पाकिस्तान की सड़कों पे नजर नहीं आती। अगर यहाँ पर कोई दर्द से तकलीफ से बिलक रहा हो तो हम बजाय उसका साथ देने के उसको छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया हो तो वहां रुकने वाले रुक के देखने के लिए हम ये कहते हैं ओह पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। हमें वहां बाहर के मुमालिक में जब लोग किसी का साथ देते हैं, किसी जानवर का, किसी इंसान का, उनके लिए जानवर भी इतने इंपॉर्टेंट है, तो इंसान की कीमत तो बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे इंसान की कोई कीमत नहीं है। यहाँ परिंदे हों, जानवर हों, वो तो एक अलग ही बेचारे जो है वो मखलूक हैं कि जिनको पानी पिलाना तो किसी को जो है वो गवारा ही नहीं होता। अगर एक बिल्ली या कुत्ता हमारे घर के बाहर से आते हैं तो हम उसको पत्थर मारते हैं, उसको भगाते हैं वहां से कि भाग जाए, बजाय कि उसको पानी दे दें, उसको दूध दे दें। शायद जो है वो अल्लाह को आपका ये अमल जो है वो पसंद आ जाए। हमने सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए करना है। हम तो यहाँ लोगों को तकलीफें पहुंचाते हैं। बंदे एक दूसरे की जो है वो लेग पुलिंग करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को इरिटेट करते हैं। आगे जाने का किसी को कोई ख्याल नहीं है कि एहसास से आरी हो तो इंसान भी है पत्थर। अगर एहसास हो तो दुनिया सब कुछ हसीन हो जाए। तो एहसास ही सब कुछ है इस दुनिया में। हमें आज की इस वीडियो से ये सीखना है कि कुछ भी हो, जानवर हो या इंसान हो, हमें सबकी मदद का जज्बा जो है वो अपने अंदर रखना है। जो लोग किसी को अकेला छोड़कर, सड़क पर तन्हा छोड़कर आगे निकलने की कोशिश करते हैं, आगे जाके उनके साथ भी कुछ हो सकता है और कल को आपको भी किसी की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए हमेशा लोगों की मदद करते रहिए ताकि अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करता रहे। यहाँ मुझे ब्रेक लेनी है। होप सो कि आपको ये दोनों वीडियोस जो आज की पसंद आई होगी, जरूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा। और यहाँ मैं ब्रेक लूंगी। ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आते हैं तो टुडे गेस्ट सेगमेंट में आपसे मुलाकात करते हैं। गेस्ट सेगमेंट में आज जनाब BNP मैंगल साहब जो है हुकूमत से तहाद खत्म करने का जो उन्होंने ऐलान कर दिया, इस पे हमने बात करनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग के रहनुमा भी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे, उनसे भी हम पूछेंगे कि आजकल जो है वो नून लीग वाले भी और जो दूसरी पार्टी है पीपल्स पार्टी भी, वो भी जरा इनसे राब्ते करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो जरा इन दोनों को लाइन पे ले लेते हैं और पूछ लेते हैं कि भाई मामलात क्या हो रहे हैं और इस खबर में किस हद तक जो है वो सच्चाई मौजूद है। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए गुड मॉर्निंग टुडे। आपके साथ है आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे और अभी हमारे पास वक्त है हमारे टुडे गेस्ट सेगमेंट का। और आज के हमारे मेहमान जो है मुस्लिम लीग नून से हैं। मेहमान क्या हैं आज के लिए, तो हमारे पास पूरा प्रॉपर एक टॉपिक है जिस पर हमने बात करनी है। बेसिकली तो अख्तर मेंगल साहब ने जो एकदम से ब्लास्ट किया है हुकूमत के खिलाफ, उस पर एक जो है वो वावेला मच गया है और एक अजीब सी सिचुएशन जो है वो चारों तरफ से जो है वो देखने में आ रही है कि इत्तेहादी ही जो है वो साथ छोड़ कर जा रहे हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए अख्तर मेंगल साहब का कहना था कि ऐवान में मौजूद अपनी बात करते रहेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी करके हजारों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। अफसोस की बात है यहाँ इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद गुज़िश्ता बजट में हमने हुकूमत का साथ दिया। वफाकी हुकूमत ने हमें क्या दिया? बलूचिस्तान आपका कर्जदार नहीं है, वो कहते हैं आप बलूचिस्तान के कर्जदार हैं। और आपने हमें ये क्या दिया है? आपने 10 अरब रुपए का पैकेज नहीं बल्कि छोटा सा पैकेट हमें थमा दिया है। वो इस चीज से बहुत खौफ और कहते हैं कि कश्मीर की बात की जाए तो हमें सूंघने को भी नहीं मिलती। अख्तर मेंगल साहब ने कहा सुई गैस की रियलिटी छोड़ दें और कश्मीर कमेटियों को छोड़ दें। कश्मीर मिलेगा तो मिलेगा, जो आपके पास है इसके लिए तो कुछ करें। झंडा लगाने से सिर्फ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं बन जाते, सिर्फ झंडे की बात नहीं है, यहाँ पे अमल ही सब कुछ है। अख्तर मेंगल साहब के इतने सख्त अल्फाज के बाद जो है वो अपोजिशन का जो है वो क्या रद्द अमल है। कह रहे हैं कि नून लीग वाले भी अख्तर मेंगल साहब से जो है वो कुछ गुफ्तो शनीद करने के और उनसे जो है वो राब्ते बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत के तहादी जो है वो टूटते जा रहे हैं। तो आगे जाकर हुकूमत जो है वो क्या सिनेरियो जो है वो अख्तियार करेगी। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा जनाब राना मोहम्मद अरशद साहब जो है ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं?
जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आजकल तो हर प्रोग्राम में जहां देखो वहां राना मोहम्मद अरशद साहब भी जो है वो बात करते नजर आते हैं, तो मैंने कहा मैं ही आपको जो है वो सुबह सुबह भी जहमत दूं कि ये जो बीएनपी मेंगल साहब का जो हुकूमत से अलहदगी का ऐलान है, आप इसको क्या समझते हैं? और सुना है कि आप लोग राब्ता करना चाह रहे हैं मेंगल साहब से, या होने की कोशिशें हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं अर्ज करूंगा कि इसमें अख्तर मेंगल साहब के तहफ़्ज़ात आज नए नहीं हैं जी। वो अरसा दराज से इनको वार्न करते रहे हैं कि हमारे इशू जो हमारे साथ प्रॉमिस किए हैं इमरान खान साहब ने उन पर अमल दरामद किया जाए। बिल्कुल। लेकिन वो जंग टपाओ पॉलिसी पर अमल करते रहे। अच्छा। और अब क्योंकि तीसरा बजट गवर्नमेंट ने पेश किया है और अख्तर मेंगल साहब ने जो प्रॉमिस उनके साथ हुए थे उस बिहार पर अपनी पार्टी और बलूचिस्तान की आवाम से वादे किए हुए थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जब वो अमल नहीं हुआ तो वो कहते हैं कि हम जवाब दे हैं आवाम को, लेकिन ये हमें सीरियस नहीं ले रहे। बिल्कुल सही। और जब सीरियस नहीं लेंगे तो फिर हम तो पाबंद नहीं है कि हम इनका साथ भी दें, इनकी वजह से हमें परेशानी भी हो। सही, सही। और ये हमें सीरियस भी ना लें। हाँ। लिहाजा बताओ सर ठीक है, वो तो उन्होंने कह दिया। मुझे जरा इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि नून लीग जो अख्तर मेंगल साहब के साथ जो है वो राब्ता में आने की कोशिशों में किस हद तक जो है वो अमल कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात में बड़ा वजन है जी। तमाम अपोजिशन की पार्टी हम ऑन बोर्ड हैं, मौलाना फजलुर रहमान समेत ANP, और हमने पीछे MKM से भी राब्ते किए थे। और अब बिल्कुल हम अख्तर मेंगल साहब से हमारी जो राब्ता कमेटी है अपोजिशन की मुश्तरका जी, उसकी फॉर्म पर भी राब्ता किया जाएगा। ठीक है। और इंडिविजुअली तौर पर भी बिल्कुल इसके लिए हमारी आला सती जो क़यादत है वो बिल्कुल सोच रखती है। और अख्तर मेंगल साहब अच्छे पार्लियामेंटेरियन में उनका शुमार होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो वज़ीर आज़म साहब कराची गए हैं वो भी अवाम के लिए नहीं गए। अच्छा। वो MKM और GDA का जो इत्तेहाद था वो भी लड़खड़ा रहा था। हाँ। बल्कि इमरान खान साहब के जाने से पहले तक जैसे अख्तर मेंगल साहब ने अलहदगी का ऐलान किया, MKM भी ऑलमोस्ट इन्हीं टर्म एंड कंडीशन पर अलहदगी का ऐलान करने वाले थे। सही सही सही। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ सर ये खबरें पहले नून लीग के पास होती हैं। ये खबरें वो हैं अच्छा। जो इनके नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से पैदा हो चुके हैं हालात। सही। आप देखें ना कि परवेज इलाही साहब। सर हुकूमत डावाडोल नजर आ रही है आपको? मैं समझता हूँ कि हुकूमत डावाडोल ही नहीं, हुकूमत अपनी नालायकियों की वजह से और अपने वुज़रा की नाअहली की वजह से खुद ही परेशान है। और मैं समझता हूँ कि ये रेत पर पड़ने वाली सही है। सर हालिया बजट जो पेश हुआ उस पे कोई भी खुश नहीं है। खुद अख्तर मेंगल साहब भी कहते हैं कि ये बजट जो है वजीर और ब्यूरोक्रेसी दोस्त तो हो सकता है लेकिन अवाम दोस्त बजट नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इस बजट से कोई भी अपोजिशन जो है वो खुश नहीं है? लेकिन सिंध का जो बजट आया है उसमें तो सरकारी मुलाजमीन की जो है वो 10% इजाफा भी किया गया। उस हवाले से भी थोड़ी सी जो है वो आपसे बात कर लें। फिर एक और बड़ी उड़ती खबर हम तक आई है, उस हवाले से भी मैंने आपसे बात करनी है। जी पहले बजट के हवाले से जरा सिंध के हवाले से बात कर लें। मैं कहना चाहता हूँ कि ये गरीब मार बजट है। फर्स्ट टाइम हुआ है कि महंगाई अरूज पर है, लेकिन इस हुकूमत ने जो बेचारे पहले ग्रेड से लेकर 15 ग्रेड तक है कम से कम उनकी सैलरी बढ़ा देते। जी मैंने ये तजवीज इनको कल अपने प्रोग्राम में जो है वो दी है कि 1 से 15 ग्रेड के जो लोग हैं उनकी सैलरी में थोड़ा सा इजाफा कर देते ताकि वो खुश हो जाते हैं, बाकी चले लोगों को ना देते इतना। जी डॉक्टर साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं आपकी जो आवाम की नब्ज को आप ऑन ग्रास रूट देखती हैं, मैं आपकी फहमो फरासत को अप्रिशिएट करता हूँ, आपके टीवी चैनल को और आपकी मौजूदा पॉलिसीज को। इशू ये है कि आज वुज़रा, आज वजीर आजम, आज नए लगने वाले प्रेसिडेंट की तनख्वाहें तो बढ़ सकती हैं जी। और आप ये देखें तो गरीब आवाम का क्या कसूर है? बिल्कुल ऐसा ही है।
जब माशियत तबाह हो चुकी है। आप देखें कि पिछले साल 2019 के बजट में शहबाज साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर कहा था कि तमाम तर तहफात होने के बावजूद हम इस गवर्नमेंट के साथ मसाके माशियत करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल सही, ताकि डॉलर की उड़ान को कमजोर किया जाए। लेकिन जिद और अना की वजह से ये माशियत को तबाह करना इन्होंने खुद किया है। जो इनके कैबिनेट वजीर शेख रशीद साहब ने कहा था कि कोरोना से पहले ही मुल्क दिवालिया हो चुका था। सही सही सही। और आज जैसे कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर शहबाज साहब की प्रपोजल को डॉक्टर और एक्सपर्ट की प्रपोजल और सजेशन पर ये अमल करते तो कोरोना कंट्रोल हो जाना था। सही, लेकिन ये जिद और अना से बाहर नहीं निकलते। इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि ये जो बजट था पंजाब कौमी बजट और उसके बाद पंजाब का बजट, ये गरीब मार बजट है। सिंध गवर्नमेंट ने जो मैं समझता हूँ सैलरी बढ़ाई है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और ये देखे कल चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब बजट पेश कर रहे थे और ये नुक्ताचीनी कर रहे थे कि तनख्वाहें कम बढ़ाई हैं। यार कभी आपने गिरेबान में झांका करे कि आपने सूबे में बढ़ाई नहीं, सही है, आपने वफाक में बढ़ाई नहीं, बढ़ाई नहीं। और अगर पीओ पार्टी ने बढ़ाई है, मैं समझता हूँ ये जो जिसका अच्छा स्टेप या इकदाम हो, इतने कम बजट में, खसारे के बजट में भी जो है वो सरकारी मुलाजमीन को ये तोहफा भी देना, ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और इसमें जो है वो तालीम के लिए और सेहत के लिए भी बजट जो है मुख्तस करना इस कोरोना के हवाले से, क्योंकि ये कोरोना बजट है। यकीन करें इन्होंने पंजाब में भी और मरकज में भी हेल्थ और एजुकेशन के बजट को कम कर दिया है। हेल्थ प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए था, लेकिन हमारी समझ से पाला दर है कि इनकी तरजीहात क्या है। पंजाब के अंदर जो 2017-18 का हमारा 680 अरब के करीब बजट डेवलपमेंट था, इन्होंने 337 अरब कर दिया है। ये पंजाब सर, अब तो ये बजट आ गया, बजट पर तो अब हम जो है वो मजीद जो है उसको बहस नहीं कर सकते। सिंध का बजट अच्छा रहा, बेहतर रहा, अच्छी बात है, आवाम को रिलीफ मिला, रिलीफ देने की कोशिश की गई, ये भी ठीक है। एक और बड़ी खास उड़ती उड़ती खबर हम तक आई है जो आज मैंने न्यूज में भी शामिल की है कि जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब के राब्ते कराने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं, जिस पर नवाज शरीफ साहब का ये बयान सामने आया है कि अगर जहांगीर तरीन साहब ये मान ले कि पीटीआई की हुकूमत को बनाने में उनको जो है वो सामने रखा गया है और वो उनको जो है वो प्रेशराइज किया गया था, तो वो इस शर्त पर उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस खबर में किस हद तक सच्चाई है सर? देखिए जी, मैं समझता हूँ अभी ये सोशल मीडिया की खबर है। अच्छा। मियां नवाज साहब अपने इलाज के लिए वहाँ पर हैं और क्योंकि कोरोना एक बड़ा सीरियस मर्ज है और मियां साहब का ऑपरेट होना था, तो उन्हीं बना पर वो ऑपरेट जो होना था वो भी लेट हो रहा है और डॉक्टर अदनान साहब ने भी ओपिनियन दी है। इसमें फिलहाल अभी कुछ ताकत नहीं, सही। जो भी होगा हम आवाम के सामने रखेंगे। हम जमहूरी लोग हैं, बिल्कुल सही। हम बैकडोर जो चैलेंज होते हैं वो गवर्नमेंट और अपोजिशन के भी हमेशा इश्यूज पर बात होती रहती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखना इंडिया इशू है, कश्मीर इशू है, या आर्मी एक्ट की बात थी या कोई अमेंडमेंट होनी होती है, तो हम गवर्नमेंट के साथ भी हमारी जो कमेटियां हैं उसमें डिस्कशन होती है। और अभी जो तरीन साहब हैं, मैं समझता हूँ कि जिस तरह तरीन साहब ने अपना हेलीकॉप्टर और अपना जहाज पूरे पाकिस्तान में अड़ाया सूबाई गवर्नमेंट के लिए और मरकजी गवर्नमेंट, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सही। इसलिए ये घर की जंग है, ये कोई असूल परस्ती नहीं है। अच्छा। वो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली के मतलब या कोई से वीडियो लीक इनकी इंटरनल तो हुई सर इस बात पे अभी तक आप किसी सच्चाई की तरदीद नहीं करते हैं कि जहांगीर और नवाज मुलाकात जो है वो पॉसिबल है? अभी आप तरदीद नहीं कर रहे इस बात की? मैं समझता हूँ कि अभी ये चीजें अंडर डिस्कशन है। अच्छा। कोई फाइनल राय नहीं, अंडर डिस्कशन है। इट्स मीन कि ये मुतवक्के हो सकती है मुलाकात। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सियासत में हरफे आखिर नहीं होता, लेकिन जब चौधरी निसार साहब वहाँ पर गए थे तो होता है, हरफे आखिर तो नहीं होता लेकिन कुछ स्टार्ट तो होता है। देखना, जब चौधरी निसार साहब
चंद हफ्ते पहले गए थे तो उस वक्त भी रूमर थी और जी नवाज साहब से मीटिंग होगी, तो नवाज साहब ने मीटिंग नहीं की थी। हाँ। और आज भी के कुछ जहांगीर तरीन साहब पीटीआई का हिस्सा है जी, बिल्कुल और हिस्सा उनकी है। जो नाराजगी है वो मुस्तकिल नहीं है। वो देखना, अलीम खान साहब को पंजाब में फारिग किया गया, गिरफ्तार करवाया गया कि वो सीएम का कैंडिडेट था, फिर उसको दोबारा बहाल करके सीनियर वजीर लगा दिया गया। असद उमर की छुट्टी करवा दी गई, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि हम आवाम के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन असूलों के बगैर कोई घर का भी गुजारा नहीं होता। सारी बातों से तो ये बात जो है वो सामने आती है, जो मैं कंक्लूड करती हूँ कि फिर या तो ये लोग अपनी जो है वो सिफारिशात पेश करते हैं कि हमें ये सीट दी जाए तो हम रहेंगे, वरना हम नहीं रहेंगे, और उसके बाद फिर जब ये नाराज होकर चले जाते हैं तो मनाने के लिए जो है वो इनको वो सीटें दे दी जाती हैं। कहीं ऐसे मामला तो नहीं है जहांगीर तरीन साहब के साथ भी कोई ऐसे इश्यूज तो नहीं है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ। जो इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियाने दोस्त हैं, वो दोनों साइडों पर ऑन बोर्ड हैं। सही। और ये देखना, सेफ पैसेज देना जहांगीर तरीन साहब का, जब कमीशन की रिपोर्ट आ गई तो कहा गया जी पकड़ेंगे, ना ईसीएल में नाम डाला, ना कुछ किया, और वो पाकिस्तान से स्पेशल जहाज में बैठ कर चले जाते हैं ललकारते हुए। कहाँ पर वो शिराज अकबर नामी शख्स, कहाँ पर अदारे हैं, कहाँ पर SIA है, कहाँ पर नैब है, ना डटाल। मैं समझता हूँ ये आवाम की आंखों में ऐसे ये जो धूल झोंक रहे हैं, ये बेमैनी है। और जहांगीर तरीन साहब को अपने सारे की जरूरत है। वो मियां नवाज साहब का नाम लेकर अपने आप को बहाल कर लें या शहबाज साहब का नाम ले लें, अभी इसमें कोई हकीकत नहीं है। ठीक है। और हम ये कहते हैं, इमरान खान तुम डिलीवर करो, अगर वो डिलीवर नहीं करते तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हम आवाम के साथ खड़े हैं। और अब इस गवर्नमेंट का जाना ठहर चुका है, तीसरा बजट पेश हो चुका है, नाकाम तरीन